हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चर। तो आज हम बेटा पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 8। ठीक है, तो उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, सभी के सभी नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए। अभी मेरे साथ नोट करेंगे तो फॉर्मूला समझ में भी आएगा, है ना। हर फॉर्मूला की डेरिवेशन पेपर में कभी नहीं आती, ठीक है, आईआईटी नीट में भी नहीं आती। तो डेरिवेशन में कुछ नहीं रखा है, डेरिवेशन हम काफी सारे फॉर्मूलाज के स्किप कर देंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। लेकिन फॉर्मूला बिना डेरिवेशन के याद करना बच्चों के लिए टफ हो जाता है, क्योंकि वो सोचते हैं सिर्फ एक ही तो लाइन है, बाद में देख लेंगे। वो बाद में फिर हो नहीं पाता, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस बच्चे करते नहीं है, तो इस वजह से फॉर्मूला भी स्किप हो जाता है। फॉर्मूला को याद रखने के लिए ही प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए, सिंपल एग्जांपल दूं कि आप लोग गाड़ी चलाते हैं। तो अगर आपको गाड़ी शुरू में सीखनी हो, कैसे सीखेंगे? मैं आपको बता दूं, ये रेस है, ये ब्रेक है, ये क्लच है और ये हैंडल है। हो गया काम। इतने में गाड़ी आ जाएगी सबको। प्रैक्टिस की जरूरत होगी ना? सोचो, यस सर। चार चीजें हैं गाड़ी में, सिर्फ रेस, ब्रेक और क्लच और हैंडल। चार ही चीजें हैं, लेकिन चारों चीजों का बैलेंस सीखना पड़ता है। बताने के बावजूद थ्योरी से गाड़ी नहीं आएगी। वैसे ही थ्योरी से न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। अगर किसी के माइंड में ये स्किप करता है कि मैं थ्योरी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लूंगा, तो वो सिर्फ वो कर सकता है जिसमें मैं सीधा बता दूं कि ये ले बेटा, ये फॉर्मूला है, और जो फॉर्मूले में जो जो चीजें लिखी है वही मैं न्यूमेरिकल में लिख दूं कि ये इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, वैल्यू भरो और एक वैल्यू निकाल लो। ऐसा थोड़ा होता है ना। तो जब आपको ब्रेक लगानी होगी, तब क्लच कितना दबाना है, ब्रेक क्लच दबाना भी है या नहीं दबाना है, रेस तो छोड़नी पड़ेगी ब्रेक लगाने के लिए, हैंडल किस तरफ घुमाना है अगर अचानक से कुछ हो जाए। तो इस तरह की सारी चीजें आपको मतलब आनी चाहिए एट एवरी कॉस्ट। मेरी आवाज किस लो है भाई? सबको लो है क्या मेरी आवाज बेटा? नो सर। नहीं है? आकृति बेटा, आप थोड़ी देर के लिए मतलब या तो वेट कीजिए या फिर रीस्टार्ट कीजिए अपनी मीटिंग। ठीक है, तो चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं भाई। तो याद रखना, प्रैक्टिस करना ही होगा, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बिना बात नहीं बनेगी। तो सबसे पहला फॉर्मूला बेटा, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो रिवर्सिबल का मतलब आपको पता है, बहुत छोटा चेंज। एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है भाई? डेल्टा क्यू इक्वल 0। याद है सभी को? वर्क डन किया जा सकता है सिस्टम के ऊपर, लेकिन हीट चेंज नहीं हो सकती। इंसुलेटेड, इंसुलेटेड कौन सा सिस्टम होता है? जिसके अंदर जैसे थर्मोस बोतल है, थर्मोस बोतल इंसुलेटेड होती है। क्लियर है ना? तो वो वाला ही ये सिस्टम है। ठीक है बेटा, सबको समझ में आ गया एडियाबेटिक क्या है? और यस सर। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? गैस एक्सपेंड कर रही है, बाहर निकल रही है, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। बस यही एक्सपेंशन का मतलब, और कुछ खास नहीं है। तो यहां पर देखिए जी, तो डेल्टा अगर क्यू की वैल्यू 0 होगी, क्यों? डेल्टा क्यू 0 है। अगर क्यू 0 है तो डेल्टा एस भी 0 होगा। कैसे? डेल्टा एस क्या होता है भाई? एंट्रोपी क्या है? डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टी। यस गाइस, है ना? यस सर। तो ये तो फिर हो गया अपने आप 0, कोई दिक्कत ही नहीं है। एडियाबैटिक वर्क में क्यू तो चेंज होता ही नहीं है, तो एंट्रोपी 0 ही होगा। ये तो होगी फॉर्मूले की बात। लेकिन एक थ्योरी की बात बताता हूँ अब क्या है। अब वो ध्यान देना कि थ्योरी की बात क्या होती है। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक, ये यहां तक तो ठीक है, ये हो गया, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसको बोलते हैं आइसो एंट्रोपिक। जिसकी एंट्रोपी ना बदले उसको बोलते हैं आइसो एंट्रोपिक। आइसो एंट्रोपिक का मतलब एंट्रोपी सेम रहे, आइसो एंट्रोपिक। एंट्रोपी तो समझ में आ गया, एंट्रोपी होती है डेल्टा एस होता है ना, या एस लगा लीजिए अकेला, एंट्रोपी एस, एस से एंट्रोपी डिनोट होता है, और आइसो का मतलब होता है सेम। तो एंट्रोपी जिसकी सेम रहे, जिसकी एंट्रोपी सेम रहेगी मतलब बदलेगी नहीं, है ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं आइसो एंट्रोपिक, यानी ऐसी चीज जिसकी एंट्रोपी बदल नहीं रही है उसको आइसो एंट्रोपिक बोलेंगे। बट इसकी फॉर्मूल इसका वो देखिए, स्पेलिंग आई एस लगा के एंट्रोपी लगा रखा, ओ नहीं लगाया। ओ और ई दोनों वोवल हैं, दोनों में से एक गायब हो जाएगा। एंट्रोपिक, आप बोल भले ही आइसो एंट्रोपिक कैसा कह सकते हैं या इज एंट्रोपिक बोले, ठीक है। तो ये आपके ऊपर चॉइस है, बट स्पेलिंग वो सही लिखी हुई है, वो गलत नहीं है। यस गाइस, ये बात समझ में आ गई सबको? इज एंट्रोपिक, आइसो एंट्रोपिक एक ही बात है। बस ओ को गायब कर रखा, वोवल इज नॉट हेयर। हाँ बेटा, क्लियर है सबको? मुझे यस आंसर सर। दे, हाँ मुझे आंसर देते रहिए, ताकि मुझे पता लगता रहे कि हाँ आप यहीं हैं। वरना मुझे लगता है कि आप लोग यहाँ हैं ही नहीं, है ना। तो डेफिनेटली उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। मुझे लगता है कि मैं अकेला ही पढ़ा रहा हूँ और शायद किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है।
आप लोगों की तरह ही हूँ, मैं भी इंसान हूँ बेटा, ऐसा मत समझिए कि मैं ऊपर से कहीं आया हूँ और मेरे को बस कुछ आता है, ऐसा नहीं है। जब तक आप मेरे साथ रहेंगे तब तक मुझे भी लगेगा कि हाँ हाँ सही हो रहा है सब, है ना। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। अब ये तो ठीक है, ये तो सीधा समझ में आ गया, बट एक प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होती है इस एरिया में, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। रिवर्सिबल में तो जीरो हो गया, ठीक है, समझ में भी आ रहा है भाई, हीट चेंज नहीं हुई तो एंट्रोपी कैसे चेंज हो सकती है। बट यहाँ ये कह रहा है इरिवर्सिबल में नॉट इक्वल टू जीरो, ये इसने सत्यानाश कर दिया। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि रिवर्सिबल में जीरो है, इरिवर्सिबल में जीरो नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है। तो इसी को अब जरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखो बेटा, एंट्रोपी कैसे बढ़ती है सिस्टम की, किसी को पीछे याद है एंट्रोपी कैसे बढ़ती है? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बनाएंगे तो एंट्रोपी गैस की ज्यादा होगी या सॉलिड की ज्यादा होगी, बताइए जरा। सर गैस की। गैस की ज्यादा होगी, रैंडमनेस बढ़ जाएगी, ये तो सीधी स्ट्रेट लाइन है, अभी एंट्रोपी बढ़ गई, कोई दिक्कत नहीं अपने को। लेकिन एक नई प्रॉब्लम अब सामने आती है, वो क्या आती है वो देखिए। एंट्रोपी को मैंने बढ़ाने के लिए एक और नया तरीका बताया था कि एक और चीज होती है जो एंट्रोपी को बढ़ाती है, वो देखिए वो क्या था। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, अगर मैं बीच का सेपरेटर जो पार्टीशन किया मैंने वो पार्टीशन हटा दूं तो दोनों गैसेस मिक्स हो जाएंगी कि नहीं होंगी? सर मिक्स हो जाएंगी। मिक्स हो जाएंगी ना, बिल्कुल सिंपल चीज है कि वो मिक्स हो जाएंगी पक्के तौर पर। तो इसका मतलब क्या, उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी? यस, इट विल इंक्रीज, यस इट विल इंक्रीज। यानी गैसेस मिक्स होने के बाद में एंट्रोपी बढ़ती है। बट यहां पर क्या वॉल्यूम चेंज हुआ? नहीं हुआ। क्या हीट सप्लाई हुई? नहीं हुई। फिर एंट्रोपी कैसे बढ़ गई? ये भी एंट्रोपी का एक गुण है। एंट्रोपी क्या होती है? नॉट ओनली की रैंडमनेस बढ़ना, रैंडमनेस के साथ साथ वो सिस्टम अगर चाउटिक हो रहा है, चाउटिक का मतलब, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग ना, चाउटिक का मतलब होता है कंफ्यूज होना सिस्टम का। ठीक है, यानी कि अगर सिस्टम के अंदर प्योरिटी कम हो रही है, इम्प्योर हो रही है चीजें, चीजें इम्प्योर अगर हो रही हैं, तब भी क्या होता है, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम जो है वो बढ़ जाती है। जब चीजें इम्प्योर होती हैं, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बिल्कुल प्योर थी। कभी आपने देखा है कि मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एक मान लो कि मैं ऐसा करूं, सोचिए जरा, अब आपको वो मजाक लगेगा लेकिन सोचो कि अगर आपको सिखाया ही ये जाता तो यहां पर मान लीजिए H2 है, यहां पर है O2, ठीक है। तो अगर ऐसा हो और मैं पार्टीशन अलग कर दूं तो ऑक्सीजन इधर आ जाएगी और हाइड्रोजन इधर रह जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता ना, ऐसा कभी नहीं होता। जबकि दोनों अलग अलग हो तो दोनों मिक्स हो जाती हैं। मतलब हर चीज अपने आप को इम्प्योर बनाना चाहती है, ये है एक प्रॉब्लम। और इम्प्योर अगर कोई चीज हो रही है तो उसकी एंट्रोपी बढ़ रही है, भले ही उसकी हीट बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इरिवर्सिबल जब चेंज होता है एडियाबेटिकली तो उसमें इम्प्योरिटी बढ़ने के चांसेस होते हैं, इस वजह से भी वो एंट्रोपी चेंज जीरो नहीं होता। रिवर्सिबल में ऐसा नहीं हो सकता। रिवर्सिबल में हम के क्या वो इम्प्योर नहीं हो सकता? रिवर्सिबल तो इतना 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 धीरे होता है कि करोड़ों अरबों खरबों साल के बाद में थोड़ा सा इम्प्योर होगा। मतलब हम कहें प्योर ही है, 99.99999 एंड सो ऑन इन्फिनिटी 99 तक वो प्योर है, तो इम्प्योर हुआ ही नहीं, तो उसमें तो ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है। ये बात सबको समझ में आई? यानी रिवर्सिबल चेंज में हीट पर ही डिपेंड करेगा सिस्टम, हीट चेंज हुई तो ही चेंज होगा और उसकी एंट्रोपी चेंज होगी, वरना उसकी एंट्रोपी, ये मिक्सिंग से एंट्रोपी चेंज होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो मिक्स होने में टाइम ही इतना लगा देगा कि वो मिक्स होगा ही नहीं कभी। यस गाइस, हेलो, समझ में आ रहा है बेटा सबको? यस सर। है ना। तो एक तो चीज ये, हाँ ठीक है, अब एक तो चीज ये थी। अब दूसरी चीज थोड़ा और सिंपल करके इसी चीज को बता देता हूं कि वो आखिर कैसे पॉसिबल है। रिवर्सिबल में हीट पर डिपेंड करता है, बाकी किसी चीज पर डिपेंड क्यों नहीं करता। तो देखो यहाँ पर मैं एक डब्बा बनाया मैंने, ठीक है, इस डब्बे के चारों तरफ इंसुलेटर डब्बा बना दिया मैंने। तो इंसुलेटर मतलब एडियाबेटिक वर्क हो रहा है, ठीक है, इंसुलेट है ना, तो मतलब एडियाबेटिक वर्क है, सीधी सी बात है भाई। तो यहाँ पर मैंने एक इंसुलेटर बना दिया और ये एडियाबेटिक मतलब जो भी एंट्रोपी वगैरह एडियाबेटिक हो रही है। तो मान लो यहाँ पर मैंने एक गैस रख दी, यहाँ पर एक गैस है और यहाँ पर है वैक्यूम, ये वैक्यूम है, और यहाँ मैंने एक लगा दिया छोटा सा होल, ठीक है, जिसमें से गैस बाहर निकल सकती है। अब मैंने इस होल को खोल दिया, ठीक है बेटा, तो क्या होगा, गैस कहाँ जाएगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर में वैक्यूम खाली होता है, वहां तो प्रेशर होता ही, तो उधर चली चली जाएगी गैस। तो बताइए गैस का वॉल्यूम बढ़ गया ना?
वॉल्यूम बढ़ा तो एंट्रोपी बढ़ी, आजादी ज्यादा मिल गई उसे घूमने फिरने की, रैंडमनेस ज्यादा हो गई। यस और नोट गाइज? यस सर। है ना? हाँ, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पर ऊपर से इंसुलेटेड है ये सिस्टम, इंसुलेटेड है तो मतलब यहाँ इंसुलेशन, ऑलरेडी इंसुलेशन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इंसुलेटेड सिस्टम है, डेफिनेटली हीट चेंज तो नहीं होने वाली, तब भी इसकी एंट्रोपी बढ़ गई ना, सिंपल बढ़ गई। यानी अगर फ्री एक्सपेंशन हम वैक्यूम में करवा रहे हैं एक पार्टीशन से दूसरे पार्टीशन में और चारों तरफ से उसको इंसुलेट कर रहा है, हीट बाहर नहीं जा रही, हीट अंदर नहीं आ रही, तो ये एंट्रोपी तो फिर भी बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है। अब यही बात आप कह दो सर रिवर्सिबल के साथ क्यों नहीं हो सकती? उसमें भी तो ऐसा किया जा सकता है, यस और नोट? किया जा सकता है रिवर्सिबल में ऐसा? यस सर। तो रिवर्सिबल में क्यों जीरो होती है? वो हीट पर क्यों डिपेंड करती है? क्योंकि रिवर्सिबल के चक्कर में, अगर रिवर्सिबल में आप ऐसा करेंगे तो देखो वैक्यूम में गैस जाएगी, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन वॉल्यूम कितना जल्दी बढ़ेगा? थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ने में करोड़ों अरबों खरबों साल लग जाएंगे। एक मोलिक्यूल को आने में, एक मोलिक्यूल को यहां से गैस वैक्यूम में आने में, एक मोलिक्यूल इस जगह से वैक्यूम में आने में खरबों साल लगा देगा, करोड़ों अरबों खरबों साल लगाएगा। एक मोलिक्यूल की आजादी बढ़ गई तो एंट्रोपी बढ़ गई। सोचो, तो ना के बराबर बढ़ी, जीरो बढ़ी एंट्रोपी। गोट दिस? समझ में आया रिवर्सिबल में ऐसा क्यों नहीं होता? सर दोनों में तो गैस है तो फिर? हाँ, दोनों में गैस है, लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्सिबल? आपको पता नहीं इसका? जब चेंज बहुत 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 छोटा होता है उसको रिवर्सिबल कहते हैं। तो हमने यहाँ पर रिवर्सिबल लगा दिया, इसको इसको छोटा चेंज कर दिया। कितना छोटा? मेजर ही ना किया जा सके। अब जिस चेंज को मेजर ही नहीं कर सकते, वो चेंज ना के बराबर है, तो हम बोलेंगे चेंज ना के बराबर, चेंज जीरो। चेंज जब जीरो हो गया तो दैट्स इट। बट हीट का चेंज जब होता है, हीट का चेंज, तो हीट भले ही थोड़ी सी भी बढ़े, बट पूरी गैस में वो थोड़ी सी हीट फैलती है, तो थोड़ी सी रैंडमनेस पूरी गैस के मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है। थोड़ी सी मतलब कितनी? अरबों खरबों गुना कम, थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी, लेकिन हर मॉलिक्यूल को वो मिल रही है, हीट हर मॉलिक्यूल को मिल रही है। इसलिए हीट अगर थोड़ी सी भी बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली रैंडमनेस बढ़ेगी, डेफिनेटली वो एंट्रोपी बढ़ेगी। बट अगर वॉल्यूम वैक्यूम में लेके जा रहे हैं गैस को, तो थोड़ा सा वॉल्यूम उधर जाएगा, मतलब एक मॉलिक्यूल उधर चला गया, जिससे गैस की रैंडमनेस क्या बढ़ गई? क्या सभी मॉलिक्यूल्स की तो नहीं बढ़ी। जिस जगह से वो मॉलिक्यूल गया, उस जगह के कुछ एक मॉलिक्यूल्स को अब आजादी ज्यादा मिल गई घूमने फिरने की, ठीक है। और उसमें भी टाइम कितना लगा? इनफाइनाइट टाइम लगा, तो ओवरऑल उसका चेंज ना के बराबर आता है। यस गाइस, समझ में आ गया बेटा सबको? यस यस सर। सर। यस सर। है ना? तो सिंपली ये समझ में आ गया। अब जरा माइंड से जो भी मैंने बताया उसको भूल भी जाओगे, मुझे पता है, लेकिन एक चीज याद रखनी है, क्या? जो लिखा हुआ है कि आइसोएंट्रोपिक होती है रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। रिवर्सिबल वाली एडियाबैटिक एक्सपेंशन आइसोएंट्रोपिक होती है, इरिवर्सिबल वाली आइसोएंट्रोपिक नहीं होती, उसमें एंट्रोपी चेंज होती है। एग्जाम्पल याद रख सकते हो, ये डब्बे वाला, वैक्यूम में से गैस इधर जाएगी, वैक्यूम और दोनों इंसुलेटेड है चारों तरफ से सारे, तो इसकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी। और रिवर्सिबल के केस में अगर माइंड में आए तो भाई वो एंट्रोपी उसकी भी बढ़ती है, लेकिन वो ना के बराबर बढ़ती है, इसलिए हम बोलते हैं नहीं बढ़ती। बस बात खत्म। क्लियर है बेटा सबको ना? आगे बढ़े? यस यस सर। सर। ठीक है, तो बस इसमें दो ही बातें याद रखनी है। इरिवर्सिबल का एंट्रोपी चेंज जीरो नहीं होता, रिवर्सिबल का एंट्रोपी चेंज जीरो होता है। किसमें? एडियाबैटिक एक्सपेंशन में। बस नाउ द मेन स्लाइड ऑफ द लेक्चर। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है लेक्चर की। वो पहले वाला था, वो एक बात थी जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बात है वो कि इसमें बढ़ रहा है, इसमें नहीं। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में रिवर्सिबल में बढ़ रहा है, इरिवर्सिबल में नहीं बढ़ रहा, ठीक है। उल्टा बोल रहा हूँ, हाँ। रिवर्सिबल में जीरो होती है एंट्रोपी और इरिवर्सिबल में इंक्रीज होती है, ठीक है, या डिक्रीज भी हो सकती है डिपेंडेंट ऑन दैट, एक्सपेंशन की जगह कंप्रेशन हो तो। अब यहाँ पर दूसरी स्लाइड है सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर की। अब इस स्लाइड को करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज याद करवा देना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए कुछ फॉर्मूलाज को याद करते हैं। तो यहाँ एक स्लाइड जोड़ रहा हूँ बेटा, ठीक है। आपको याद है डेल्टा यू इक्वल क्या होता है? डेल्टा क्यू वी। यस, इंटरनल एनर्जी चेंज जो होता है वो वॉल्यूम कांस्टेंट करके। वॉल्यूम कांस्टेंट कब होता है? प्रेशर कुकर में जब आप हीट देते हो तो प्रेशर कुकर का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है या नहीं होता? यस गाइस, यस सर।
होता है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट Yes. होता है। तो जितनी हीट सप्लाई करोगे सारी की सारी टेम्परेचर इंक्रीज करने में यूज हो जाएगी, सारी की सारी हीट कुकर में सब्जी को मिलेगी, तो डेल्टा यू उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। टेम्परेचर चेंज हो रहा है मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है। आइडियल गैस टेम्परेचर का ही फंक्शन होती है, टेम्परेचर चेंज करोगे तो इंटरनल एनर्जी चेंज होती है आइडियल गैस में। तो हम आइडियल गैस के लिए ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ डेल्टा यू अगर चेंज हो रहा है, इसका मतलब आप हीट दे रहे हो कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो उसका इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगा, सारा का सारा इंटरनल एनर्जी चेंज हो गया। हीट सिर्फ एक ही काम करेगी, टेम्परेचर बढ़ाएगी। टेम्परेचर बढ़ा रही है मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज कर रही है, किसमें? कुकर में, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, डेल्टा क्यू पी, प्रेशर अगर कांस्टेंट करके हीट दे रहा हूं तो वो दो काम करता है, एक टेम्परेचर बढ़ता है मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, डेल्टा यू बढ़ेगा। दूसरा वो कुछ प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन करेगा। यस गाइस, समझ में आ रहा है ये? वो कुछ प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन करेगा। यानी जब आप पतीले में सब्जी गर्म करते हैं, ये P4 पतीला याद रख सकते हैं, ठीक है। तो पतीले में जब सब्जी गर्म करते हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होता, प्रेशर कांस्टेंट होता है। क्यों? एटमॉस्फेयर का प्रेशर हमेशा 1 एटमॉस्फेरिक रहता है, यस और नॉट? ये सबको कंफर्म है गाइस? यस Yes, सर। sir. तो एटमॉस्फेयर पतीले के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है जब सब्जी बन रही है पतीले में, ठीक है। और पतीले के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है, तो पतीले के ऊपर प्रेशर कांस्टेंट है, तो वो क्या करेगा? हीट तो चेंज होगी उसकी जब हम बर्नर चलाएंगे। मैं उसको हीट दे रहा हूं तो इंटरनल एनर्जी चेंज हुई, टेम्परेचर चेंज होगा, डेफिनेटली पतीला गर्म होगा, सब्जी भी गर्म होगी। तो यू मतलब चेंज क्या हो रहा है? इंटरनल एनर्जी यानी टेम्परेचर, ठीक है। आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी का मतलब टेम्परेचर ही होता है। फिर से बता रहा हूं, आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी का मतलब टेम्परेचर ही होता है, ठीक है। बट साथ में प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन भी हो जाता है। इसको पतीले से सिंपल रिलेट कर रहा हूं, ऐसा मत समझना क्योंकि पतीले में सिर्फ गैस हो तब ये मजा आएगा करने में, वरना वो मतलब रिलेट करना उसको मुश्किल है। बट आपकी एनालॉजी के लिए उसको आप रिलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पतीले में अपनी सब्जी बन रही है तो सब्जी में से गैस निकल रही है बाहर, ठीक है। और गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम, पी डेल्टा वी प्रेशर इनटू वॉल्यूम वर्क डन कर रही है। यानी कुछ हीट वर्क डन करने में यूज हो गई। ये बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. तो सब्जी पकने में टाइम लगेगा, सब्जी पकने में टाइम लगेगा ना बेटा, सोचो। क्योंकि हमने जितनी हीट दी थी उस हीट ने दो काम किए, एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ा दी मतलब टेम्परेचर बढ़ा दिया, दूसरा वॉल्यूम बढ़ा दिया गैस का, जिसकी वजह से कुछ हीट वॉल्यूम बढ़ाने में काम में यूज हो गई, यानी वर्क डन में काम आ गई। तो इसलिए वर्क डन होने की वजह से, वर्क डन में यूज होने की वजह से हमें बर्नर ज्यादा देर चलाना पड़ा, जबकि कुकर में सब्जी जल्दी पकी थी। क्यों? और ये बिल्कुल सत्य है, 100% सही है कि कुकर में सब्जी जल्दी बनती है। इतना सारा मैंने मत्था मारा, सोचो, और सिर्फ एक छोटी सी चीज समझाने के लिए, जबकि ये बात हमारे मदर्स, हमारे मम्मी अच्छे से जानते हैं। हमारे मम्मी की केमिस्ट्री हमसे अच्छी है, उन्हें ये इधर उधर की बकवास टर्म्स के नाम नहीं पता, बस they don't know about the term names, but they know that reality में कि कुकर में दाल जल्दी पकती है, पतीले में जल्दी नहीं पकती है, काफी देर लगती है। क्यों? क्योंकि उस दाल को दी गई हीट, बर्नर तो सेम ही होता है ना, गैस सिलेंडर तो सबके पास वो सेम ही होता है, यूं तो है नहीं। जब आप कुकर पे सिलेंडर में गैस सिलेंडर पर कुकर रखते हो तो मतलब आपका नीचे वाला गैस सिलेंडर बदल जाता है, बर्नर बदल जाता है, ऐसा तो होता नहीं है। बर्नर तो सेम ही जगा रहे हैं, तो पतीले में ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है भाई? हीट तो सेम जा रही है, फिर भी पतीले में ज्यादा टाइम लग रहा है। क्यों? क्योंकि पतीले के अंदर जब पकाते हैं तो प्रेशर कांस्टेंट होता है, P4 पतीला, P4 प्रेशर कांस्टेंट। पतीले में प्रेशर कांस्टेंट है, इस वजह से वो दो काम करता है, टेम्परेचर बढ़ाता है, बिल्कुल सही है, पर साथ में वर्क डन करता है। यानी कुछ हीट वर्क डन में यूज हो गई, वेस्ट वर्क डन, पी डेल्टा वी, वेस्ट तो नहीं है, मतलब यूज तो हुई, टोटल हीट अगर दोनों को टोटल जोड़ोगे तो उतनी ही हीट दी, हम तो उतनी हीट दे रहे हैं। तो मान लीजिए कि प्रेशर कुकर में मैंने 10 मिनट बर्नर चलाया और यहाँ पर भी 10 मिनट बर्नर चलाया, पतीले में भी, तो पतीला जल्दी ज्यादा गर्म नहीं होगा एज कम्पेयर टू प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर को ज्यादा हीट मिली, पतीले को कम मिली, क्योंकि पतीले वाली हीट ने हीट तो बराबर मिली थी पर कुछ हीट वेस्ट हो गई वर्क डन करने में। वेस्ट मत मान लिए, कुछ हीट कन्वर्ट होगी वर्क डन में, ठीक है। तो दोनों का जोड़ टोटल हीट वही आएगी, और उधर अकेला एक ही हीट ही डायरेक्टली इंटरनल एनर्जी, हीट सिर्फ इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, किसमें? कुकर में। और पतीले में हीट इंटरनल एनर्जी में चेंज होगी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन भी करेगी।
दैट्स इट। इसलिए इस टर्म को साइंटिस्टों ने क्या बोल दिया, इस टर्म को साइंटिस्टों ने बोल दिया भाई ये डेल्टा एच है, तो डेल्टा एच इक्वल यू प्लस पी डेल्टा वी, सिंपल। और डेल्टा एच को हम लिख सकते हैं, डेल्टा एच क्या होता है एक्चुअल में, डेल्टा एच यही तो होता है, डेल्टा क्यू पी। यस गाइस, समझ में आ गया फॉर्मूला? Yes, sir. ये वाला डेल्टा एच वाला, अब याद रखना, इसको याद रखना अब आपका काम है, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूला एक्चुअल में एक ही है ना। तीन में से दो फॉर्मूला कह सकते हो कि थोड़े काम के हैं, ये ऊपर वाला नीचे वाला, ये तो दोनों एक ही हैं, और ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, और ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, दैट्स इट। ठीक है बेटा, हीट और एंथैल्पी में डिफरेंस अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब हम बात करते हैं एंट्रोपी वाली। पिछले लेक्चर में हमने एक फॉर्मूला किया था, उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूं, डी यू ओब्लिक लगा के डी क्यू, कौन सा क्यू, वॉल्यूम वाला, ओब्लिक लगा के क्यू दो तरह का होता है, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्यू क्यू ही होता है, हीट हीट ही होती है, पर प्रेशर कांस्टेंट है तो हीट पतीले वाली बन जाती है, हीट तो देगी वो, साथ में वर्क डन भी करेगी पी डेल्टा वी, बस इतना याद रख लेना हर बार, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, देखो सोचने वाली बात है ना, हमारी मम्मी को ये सारी टर्म्स पता है और हमें नहीं पता है ना। हाउ फूल वी आर, और हम सोचते हैं हम साइंस पढ़ रहे हैं। तो आज से ना दिमाग से वहम निकाल देना, दे नो बेटर देन अस, बस उनको टर्म्स नहीं पता, बाकी सब पता है, ठीक है। डी यू या डी डब्ल्यू, इन तीनों के लिए एक यूनिवर्सल फॉर्मूला मैंने बताया था, एन सी वी डी टी। यस, याद है किसी को फॉर्मूला? हाँ बेटा, ये फॉर्मूला याद है किसी को? पिछले सेशंस में हुआ है, किसी और टीचर ने भी करवाया तो उन्होंने डेफिनेटली करवाया होगा। हाँ जी, किसी को भी याद नहीं है कि ये हुआ भी है कि नहीं? मैं ये नहीं कह रहा कि ये याद है कि नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखा था कभी, यस और नोट गाइज? यस, आकृति ने देखा था भाई, ठीक है, गुड बेटा, ठीक है। तो अब याद रख लेना, ये तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला है, एनसीवीडीटी एनसीवीडीटी एनसीवीडीटी, तीनों के लिए डी क्यू वी डी यू या डी डब्ल्यू, तीनों इससे निकाले जा सकते हैं। और यू का मतलब इंटरनल एनर्जी, डी क्यू वी का मतलब है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डी डब्ल्यू का मतलब है वर्क डन, और डी का मतलब है स्मॉल चेंज, ठीक है, रिवर्सिबल के लिए। और डेल्टा लगा देंगे, इन सब के आगे डेल्टा लगा सकते हैं, डी की जगह डेल्टा लगा सकते हैं। एन का मतलब है नंबर ऑफ मोल, सीवी का मतलब है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और dt का मतलब है टेम्परेचर चेंज, ठीक है। अब अगर मान के चलो मैं इस हीट को, सोच के देखना मैं क्या कर रहा हूँ, इस हीट को प्रेशर कांस्टेंट पे दे रहा हूँ, तो ये फॉर्मूला यही रहेगा, बस क्या बदलेगा, यहाँ सीपी हो जाएगा। यस गाइज, ये समझ में आया? Yes, sir. ये Yes, sir. स्टेप सबको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, वो सीपी कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। दैट इज इट, ठीक है। एक मिनट रुकिए बेटा, सिर्फ वेट ए मोमेंट। ओके गाइज, तो यहाँ पर अब ये एंथैल्पी में चेंज हो चुका है, तो यहाँ पर मैं इसे एनसीपी, सीपी क्यों लिख रहा हूं? अगर किसी ने लिख दिया कि यहाँ डेल्टा एच है, तो एच का मतलब ही होता है कि प्रेशर पर, कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट दी जा रही है वही एंथैल्पी होती है। तो अगर वो एच लिख रहा है, सोच लेना बेटा, अगर वो एच लिख रहा है और वो ऐसा लिख रहा है CVDT, तो अब अगर आप लोग ऐसा कोई फॉर्मूला लिख देते हो बाय मिस्टेक कि हाँ हाँ सर हमें ऐसा कुछ याद आ रहा है, तो सोच लेना कि हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी मम्मी को भी पता है कि हीट कैपेसिटी जो होती है, वो एंथैल्पी जो होती है, उसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट होता है, वो पतीले में होती है, याद रख लेना। पता है ना उनको, उनको अच्छे से पता है, हम भूल सकते हैं बट वो नहीं भूलते कभी भी, उनको याद है पक्का। अब बोलोगे ना मम्मी आज हम मतलब चावल बनाते हैं पतीले में, तो कहेंगे बेटा ज्यादा देर लगेगी, ऐसा करो कुकर की 2 सीटी लगवा ले, सिंपल, पता है ना अच्छे से। बट हम लोग हैं जो भूल सकते हैं, दे विल नोट, वो नहीं भूलेंगे, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला मतलब आप गलत लिख रहे हो, ये 100% गलत है ना, CV नहीं लिख सकते इसको। यस बेटा, सबको कंफर्म है ये? Yes, sir. Yes, तो sir. ये यानी अब ठीक है ना, तो ये अब गलत नहीं होना चाहिए, बस मेरा कहने का मतलब। तो देखो DQP को मैं लिख सकता हूँ DH, एक ही बात है वो तो, है ना, बस। तो इसकी जगह EH लिख दो, तो ये दोनों फॉर्मूला हमारे पास और बन गए, ठीक है। ये क्यों लिख रहा हूँ, ये पीछे वाली स्लाइड में सब लिखा हुआ है, मैं दोबारा से दिखाऊंगा आपको। अब आगे देखो भाई, एक और फॉर्मूला हमने किया था, डेल्टा S जो है वो इक्वल होता है NCV, नेचुरल लोग, या सीवी की जगह सीपी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट नेचुरल लोग T2/T1 होता है, ये याद रख लेना। और प्लस में NR,
NR, याद है किसी को? ये नेचुरल लॉग पिछले सेशन में हुआ था। ये होता है P1 बाय P2, या फिर ओब्लिक लगा के लिख रहा हूं V2 बाय V1, उल्टा हो जाएगा V2 बाय V1 के केस में। यस, ये वाला फॉर्मूला हमने पिछले सेशन में किया था भाई, याद है किसी को? देखो, एक बेचारे टीचर का ना दिल तब टूट जाता है, ठीक है, जब कोई बच्चे को पिछले वाले सेशन की ये भी नहीं याद है कि ऐसा कुछ किया भी था, तो मेरा भी दिल टूटता है। सोचो बेटा, चलो नैना को याद है, गुड बेटा, थैंक यू बेटा। आर कांस्टेंट है बेटा, गैस कांस्टेंट आकृति बेटा, यस आर इज गैस कांस्टेंट। मैंने यहाँ कहीं आर यूज किया? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला में, ठीक है, आर गैस कांस्टेंट है, ठीक है, सारी टर्म्स बताता हूँ। अब देखो इस फॉर्मूले के अंदर, ये हमने एंट्रोपी चेंज के लिए फॉर्मूला किया था, थोड़ी सी इसकी हल्की सी डेरिवेशन की थी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अंदर क्या किया था हमने, एनसीवी, एनसीवी की जगह आप एनसीपी भी भर सकते हैं। सीपी भरेंगे तो एनसीवी भर रहे हैं, तो इसका मतलब ये सीवी टर्म किसके लिए है? कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। यहां सीपी भी भर सकते हैं, सीपी भरेंगे तो क्या होगा? कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, हाँ कांस्टेंट प्रेशर होगा, जस्ट कांस्टेंट प्रेशर, सीधा सीधा हम ये लगा सकते हैं, बस इतना फर्क होगा। तो ये दोनों में से कोई भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एंथैल्पी दे रहे हैं या हीट दे रहे हैं, डेल्टा एस जो है वो यानी कांस्टेंट, डेल्टा वी के ऊपर डेल्टा एस को मेजर किया जा रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ये है, बस इतनी सी बात है, और कुछ नहीं है ये, ठीक है। तो वो कांस्टेंट सीवी भी भर सकते हैं, सीपी भी भर सकते हैं, और यहाँ एन आर टी नहीं आएगा, याद रख लेना, नेचुरल लॉग P1 बाय P2 या फिर V2 बाय V1 होगा। तो ये फॉर्मूला हमने पीछे किया था। अब मान के चलो इस फॉर्मूले के अंदर अगर मैं इस P1 P2 या V1 V2 को जीरो कर दूं, तो ये जीरो हो गया या ये जीरो हो गया, तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, बड़ा सारा जीरो, ठीक है बेटा, होगी पूरी टर्म जीरो। तो फिर सिर्फ इतना सा हिस्सा बच गया, सिर्फ इतना सा बच गया, दैट्स इट। तो अब जरा हम पीछे वाली स्लाइड को देखते हैं, और ये स्लाइड सोच लो, मैंने बोला सेकंड स्लाइड ऑफ द लेक्चर है, ठीक है, सेकंड स्लाइड ऑफ द लेक्चर, और टाइम देख लो 9 बजे के आसपास हो चुके हैं, है ना, 10 मिनट बचे हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां देखो अब हम क्या कर रहे हैं, U इक्वल सीवी डी टी, ये मैं बता चुका हूँ, डी यू या डेल्टा यू जो होता है वो एन सीवी डी टी होता है एन सीवी डी टी। एन कहाँ गया? एन इक्वल टू 1, अगर एन 1 है तो कोई दिक्कत है किसी को? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें ये पता है डेल्टा यू, ये आगे मैं फॉर्मूला पूरा लिख चुका हूं, एन सीवी डी टी, डेल्टा टी, डी टी की जगह डेल्टा टी लगा सकते हैं। एन इक्वल 1 हो जाए तो एन को 1 भर दो, तो आपका फॉर्मूला बन गया। क्लियर है? पहला फॉर्मूला समझ में आ गया सबको? बना बनाया है, इसमें कुछ नहीं किया हमने, है ना। वही एन सीवीडीटी वाला वही फॉर्मूला है, यू भी होता है, डब्ल्यू भी होता है, क्यू भी होता है, क्यू वी वाला होता है ना, जो मैंने नेक्स्ट पेज पर लिखे हैं वही फॉर्मूला देख लो, ये वाला डी यू इक्वल एन सीवीडीटी, यही तो लिखा मैंने। हाँ बेटा, सबको क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट, डेल्टा एच, डेल्टा एच तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये क्या होता है? एनसीपीडीटी होता है, सीवी नहीं, सीपी, कांस्टेंट प्रेशर पर एंथैल्पी दी जाती है, पतीले वाली हीट, ठीक है। तो वहां उसने लिख भी रखा, क्यूपी लिख रखा आगे, क्यूपी होगा तो एनसीपीडीटी होगा, तो एन कहाँ गया? एन इक्वल नंबर, एन इक्वल 1, बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट डेल्टा एस इक्वल, डेल्टा एस इक्वल क्या है? एन सीपी नेचुरल लॉग T2 बाय T1, ये वही फॉर्मूला है जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि हम इसमें दूसरी टर्म को जीरो कर देते हैं, तो ये वाली टर्म आ जाएगी। यस गाइज, क्लियर हो गया सबको बेटा? Yes, sir. यस सर। आगे नीचे देखो, अब समझो खत्म हो गई ये स्लाइड, अब इसमें कुछ नहीं है। सराउंडिंग का एस जो होता है वो नेगेटिव सराउंडिंग फॉर रिवर्सिबल, ठीक है, नेगेटिव सराउंडिंग फॉर रिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए सराउंडिंग की अगर एंट्रोपी बढ़ रही है तो डेफिनेटली सिस्टम ने उसको एंट्रोपी दी है। कैसे? सिस्टम अगर उसको हीट दे दे तो हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये तो आपको पता है ना। हीट एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी का सिंपलेस्ट फॉर्मूला है हीट डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टी, यही तो है सिंपलेस्ट फॉर्मूला। तो टेम्परेचर तो जो भी हो, हीट जो है वो चेंज हो रही है तो एंट्रोपी चेंज हो रही है। तो यहां वो कह रहा है कि अगर मान लीजिए सिस्टम की हीट कम हो रही है तो एंट्रोपी कम हो रही है। हीट डिवाइड बाय, जिस भी टेम्परेचर पर सिस्टम की हीट कम हो रही है उसको टेम्परेचर से डिवाइड कर दो, हीट जिस भी टेम्परेचर पर थी तो वो इक्वल आ जाएगा
एंट्रोपी की, और वो कम हो गई, हीट कम हुई तो एंट्रोपी कम हुई, हीट बढ़ी तो एंट्रोपी बढ़ी, एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस बढ़ी, है ना। तो हीट कम हो रही है सिस्टम की तो माइनस लगेगा, सराउंडिंग की बढ़ जाएगी अपने आप। सिस्टम किसको देगा? यूनिवर्स और सिस्टम दो ही तो चीजें होती हैं, तो सिस्टम सराउंडिंग को ही दे सकता है, और तो कोई बचता ही नहीं है। अपनी हीट कहाँ जाएगी उसकी, सिस्टम में तो है नहीं, वहां से कम हो गई तो किसको मिली? सराउंडिंग को। यस गाइस, ये समझ में आ गया? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये होता। जल्दी आंसर दीजिए बेटा। हाँ जी, किसी को समझ में नहीं आया क्या? गाइस आर यू देयर? यस सर। ठीक है, थैंक यू बेटा। बाकी सब सो गए क्या? सभी लोग सो रहे हैं, चलो इट्स क्लियर, थैंक यू बेटा। सभी लोग सो रहे हैं ना, मैं लोरी सुना रहा हूँ, आप लोग सो रहे हैं आराम से मस्ती में। ये साइंस ऐसी होती है बेटा, उसमें सर रिपीट। ओके ओके उर्वशी बेटा, देखो क्या है, इस पॉइंट को समझा रहे थे हम, ठीक है। सिस्टम ने अपनी हीट दे दी, किसको दी? सिस्टम के बाहर क्या है? सराउंडिंग है, सराउंडिंग को हीट दे दी। हीट, जितनी हीट कम हुई, चेंज इन हीट डिवाइडेड बाय टी, इसको टेम्परेचर से डिवाइड कर दोगे तो एंट्रोपी आ जाएगी, मतलब सिस्टम की एंट्रोपी कम हो गई। हीट कम हो रही है मतलब एंट्रोपी कम हो गई, दैट्स इट। ठीक है, तो सिस्टम की एंट्रोपी माइनस में चलेगी, और सराउंडिंग की बढ़ गई ना हीट, तो सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ गई, बस सीधी सी बात है। हीट बढ़ रही है, सराउंडिंग की टेम्परेचर से डिवाइड करो तो एंट्रोपी आ गई आपके पास, तो सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ गई, दैट्स इट। रिवर्सिबल प्रोसेस में ये होता है। समझ में आ गया बेटा? उर्वशी Yes, बेटा, sir. है ना? ठीक है। और अब देखिए इरिवर्सिबल के लिए ये चीज नहीं यूज करते हम, इरिवर्सिबल के लिए सीधा फॉर्मूला क्यू बाई टी, बात खत्म। सराउंडिंग बाय टी, ठीक है। सराउंडिंग की हीट एंट्रोपी लेना तो सराउंडिंग का आएगा, सिस्टम की लेना सिस्टम का आएगा, बस सीधी सी बात है, ठीक है। तो क्यू बाय टी सराउंडिंग। आगे देखिए अब यहाँ नेक्स्ट वाला, इधर वाली स्लाइड के अंदर डेल्टा यू इक्वल क्यू वी होता है, ये हमें पता है, डेल्टा यू क्यू वी के बराबर है। जब हीट वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो वो डेल्टा यू होता है, और डेल्टा यू की वैल्यू क्या होती है? एन सीवीडीटी, और यहाँ पर भी एन इक्वल टू 1 है। इस केस में भी अगर एन इक्वल टू 1 है, एन नंबर ऑफ मोल 1 है, तो सिंपल सी बात है, वो एनसीवीडीटी अपने आप इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी वही चीज है। और हीट डेल्टा एच क्या होता है? वो एनसीपीडीटी होता है, ये तो वहां भी लिखा हुआ था एनसीपीडीटी, सेम फॉर्मूला है, नथिंग स्पेशल। अब दूसरी चीज, सिस्टम की डेल्टा एस की वैल्यू क्या है? एनसीवी, वहां था सीपी, यहाँ है सीवी, दोनों में फर्क है। देखिए जरा, दोनों में फर्क है, क्या फर्क है? ये है वी, ये है पी, बस इतना फर्क है, बाकी फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। तो ये तो मैंने बोला था, इसको आप एंट्रोपी को आप सिस्टम प्रेशर कांस्टेंट पे भी ले सकते हो, और वॉल्यूम कांस्टेंट पे भी। हीट का चेंज देखना है बस अपने को, ठीक है। Okay, sir. ठीक है, ओके। आकृति को नेटवर्क प्रॉब्लम था, हाँ आकृति बेटा, कहां से समझना मुझे दोबारा से बताइए, कहां से समझना? मैं रिपीट करता हूं दोबारा से, जल्दी बोलिए आकृति बेटा। आर यू लिसनिंग मी? आइसोबारिक, आइसोबारिक प्रोसेस, देखो वहां पर क्या हो रहा था, ऊपर वाला मैंने वर्ड बिना पढ़े ही सारी टर्म एक्सप्लेन कर दी। आइसोबारिक का मतलब क्या होता है? बार में प्रेशर होता है, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट है, डेल्टा पी इक्वल 0, ठीक है। डेल्टा पी इक्वल टू 0 है, तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो वो एंथैल्पी चेंज होता है, एंथैल्पी, ना कि इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होता है? ठीक है, वो डेल्टा यू होता है, वो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर है, वरना एंथैल्पी चेंज, ठीक है। एक ओके, आपको क्लियर हो गया? ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, बस यही है। तो यहाँ इतना ही डिफरेंस था, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आइसोकोरिक के अंदर क्या होता है? अभी कोर यानी वॉल्यूम डेल्टा वी इक्वल टू 0 है, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, दैट्स इट। तो सराउंडिंग, अब यहाँ
NCV आ जाएगा और कुछ नहीं है। नीचे वाले फॉर्मूला भी पहले वाली की तरह बिल्कुल सेम टू सेम है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए। दैट्स इट, ठीक है, सिर्फ इतना ही है। आगे बढ़े बेटा, अब ये पेज सबको समझ में आ गया, यस और नॉट? क्लियर सबको? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत ध्यान से करने हैं, और ये नेक्स्ट पेज जो मैंने लिखा है ये भी फॉर्मूले हैं, ये भी आपको ध्यान से करने हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके ही आपको समझ में आएगा टोटल। ठीक है, ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर भाई कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्वेश्चंस ध्यान से देखिए और आप आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एंट्रोपी? किसकी एंट्रोपी हाईएस्ट होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस? मरकरी लिक्विड है, हाइड्रोजन गैस है, वाटर लिक्विड है, ग्रेफाइट सॉलिड है। किसकी होगी एंट्रोपी सबसे ज्यादा? गैस की, हाइड्रोजन, दैट इज हाइड्रोजन, यस, राइट। ठीक है, तो यानी कि मीनिंग होगा हमारे पास, आंसर आएगा हाइड्रोजन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, फर्दर, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग द फेस ट्रांसफॉर्मेशन। फेस ट्रांसफॉर्मेशन की एंट्रोपी देखो क्या होती है भाई। फेस ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, यानी जब लिक्विड बन रही है कोई चीज सॉलिड से, तो डेल्टा एस की वैल्यू होती है, फ्यूजन वाला डेल्टा एस इक्वल होता है डेल्टा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी क्या होती है? हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। याद रख लेना, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होता है एंथैल्पी। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, प्रेशर के ऊपर कांस्टेंट प्रेशर पर हीट दी जा रही है, तो हमें कोई बात नहीं है तो ये हीट ही ना, डेल्टा क्यू पी मान सकते हैं इसे, डिवाइडेड बाय टी। टी कौन सा? फ्यूजन वाला। फ्यूजन क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट। यस गाइस, समझ में आ रहे हैं दोनों फॉर्मूला? फ्यूजन मतलब मेल्टिंग पॉइंट, यस सर। है ना? तो ये सिर्फ इतना ही है और इसमें कुछ नहीं है, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये पॉजिटिव होती है, हमेशा पॉजिटिव मानिए इसे, मोस्ट ऑफ द टाइम का कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ इतना। नेक्स्ट, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। तो एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन में क्या होगा भाई? वेपोराइजेशन ऑफ एंट्रोपी इक्वल एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, यानी एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी, एंथैल्पी डिवाइड बाय टीबी। वेपोराइजेशन क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट पर होता है ना, वेपर कोई चीज बॉइलिंग पॉइंट पर बनती है। ठीक है, तो यानी अब उसको हम क्या लिख सकते हैं? ये टीबी लिख दिया। टीबी मतलब बॉइलिंग पॉइंट वाला जो टेम्परेचर है वो होता है डेल्टा वेपोराइजेशन एस, और इसको एंथैल्पी हमें पता है डेल्टा क्यू पी, इसको एंथैल्पी बोलते हैं। प्रेशर, हीट ही होती है ये, तो हीट बाय टेम्परेचर क्या होता है भाई? हीट बाय टेम्परेचर डेल्टा एस होता है। और यहाँ पर हीट कौन सी है? वेपोराइजेशन वाली है। और हीट कौन से उस पर है? प्रेशर कांस्टेंट पर है। और टेम्परेचर बॉइलिंग वाला टेम्परेचर, बस यही है, दैट्स इट। समझ में आ गया बेटा सबको? ये वाला यस सर। फॉर्मूला है ना, सिंपल सिंपल फॉर्मूला है और इसमें कुछ नहीं है। डेफिनेशन आप सीधा फॉर्मूले को देख के डेफिनेशन दे सकते हो। नेक्स्ट देखिए, एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन एट कांस्टेंट प्रेशर इज गिवन बाय। अब मुझे बताओ, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर प्रेशर कांस्टेंट है, एंट्रोपी चेंज को क्या बोलेंगे? आंसर आप खुद दीजिए। प्रेशर कांस्टेंट, यहाँ पी लिखा हुआ है, बात ही खत्म। और पी प्रेशर कांस्टेंट होता है तो जो हीट होती है वो क्या होती है? वही डेल्टा एच होता है, वही एच एंथैल्पी होती है। क्लियर है? यस तो सर। पहला ही ऑप्शन होगा और तो कोई यस हो ही नहीं सर। सकता, बात ही खत्म। वी वाला नहीं हो सकता, एच वाला, एच वी वाला नहीं हो सकता। एच तो वी पर हो ही नहीं सकता, देखो इसने लिखा ना डेल्टा एच वी, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो 100% गलत है। ठीक है, तो यानी पहला ही ऑप्शन है, ये तो 100% गलत है, किसी भी तरह से ये लॉजिकल ही नहीं है। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए दे रखा हमने, ए लगाया ना, ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो? नीचे दिया हुआ एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिएक्शन। अब ये जरा देखो जरा कि एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। निकाल सकता है कोई एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिएक्शन? एंट्रोपी है ना डेल्टा एस, कैसे निकालते हैं? इन्होंने क्या दे रखा है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है, क्या? एंट्रोपी चेंज ऑफ प्रोडक्ट, एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्टेंट। निकालो बेटा इसको, डेल्टा एस, प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट की। दो लिख रखा है, हाइड्रोजन की दे रखी है उसने कितनी? हाइड्रोजन की इतनी है, इसको दो से मल्टीप्लाई करेंगे। वन है, इसको कुछ नहीं करेंगे। टू, इसको भी टू से मल्टीप्लाई करेंगे। ये समझ में आ रहा है? तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की मल्टीप्लाई कर करके एंट्रोपी निकालिए, और उसके बाद में क्या कीजिए? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, इसको भरिए। क्लियर है बेटा सबको ये बात? और मुझे आंसर दीजिए 2 मिनट में, अभी मुझे आंसर चाहिए इसका। ठीक है, आप लोग आंसर चैट बॉक्स में वो लिखिएगा, और मैं अभी जस्ट 2 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, जस्ट गिव मी आंसर ऑन द चैट बॉक्स।
किसी भी स्टूडेंट ने आंसर नहीं दिया अभी तक? हाँ बेटा, आंसर नहीं आता क्या आप लोगों को? बहुत आसान सा क्वेश्चन था। यस गाइस, यहीं पर हो क्या? किसी ने आंसर नहीं दिया? चलिए मैं आंसर करवाता हूँ। देखिए क्या बोला उसने, डेल्टा एस निकालना है। क्या होता है? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है वाटर, H2O2 एंड वाटर। वाटर का देगा 68 जूल पर केल्विन पर मोल। तो 68 मल्टीप्लाई में 2, क्योंकि यहाँ 2 लगा हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लाई में 2। और इसके माइनस में आएगा रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन से हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का है कितना? ऑक्सीजन का है 200 है, हाइड्रोजन का 126 है। तो हाइड्रोजन 126.6 मल्टीप्लाई में 2 आएगा, और प्लस में ऑक्सीजन का कितना है? और 2, दैट्स इट। ये स्टैंडर्ड एंट्रोपी। तो इसको प्लस कीजिए, इसको माइनस कीजिए, दैट्स इट। तो हमारे पास, हाँ बेटा अभी निकाल सकते हो। नया आंसर निकाला है, इन दोनों का प्लस करेंगे, 200 में 100 जोड़ेंगे, 326, 27, 6 और 2 8 हो जाएगा ना। और 68 को 200 कुछ आएगा, 300 कुछ हो रही है 68, हाँ ठीक है, माइनस आएगी बिल्कुल। 318.4, ठीक है। देखें 318.4 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 मिनट रुको। ठीक है, शायद इसका आंसर दे रखा है मुझे लग रहा है। 318.4 किलो जूल पर मोल। यस, इट इज द राइट आंसर। पर ये प्लस में है, माइनस में आएगा, है ना? ठीक है, नैना ने बिल्कुल सही आंसर निकाला। अभी माइनस में आएगा, इसमें कुछ गलती है, ठीक है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, इसको मैंने माइनस कर दिया है, दैट्स इट। तो यहाँ कितना निकाला बेटा आपने? 318.4, ठीक है। 4 जूल विल बी द राइट आंसर। यस गाइस, ये सबको समझ में आ गया? देखो सामने लिखा हुआ है टोटल एंट्रोपी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस टोटल एंट्रोपी ऑफ द रिएक्टेंट। एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम बेटा? किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। सबको क्लियर है? हाँ बेटा, गाइस आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है बेटा, आप सभी ने सॉल्व किया, नैना ने सॉल्व करके दिया, और आप सभी भी साथ में अपना नोटबुक और पेन ले लीजिए। मैंने शुरू में भी बोला, गाड़ी चलाओगे तभी गाड़ी चलानी आएगी, सिर्फ थ्योरी करने से नहीं आएगी, ठीक है। ओके बेटा, क्या नाम है आपका? अंक, सॉरी आकृति, ठीक है। जुबान फिसल रही है मेरी, है ना? आकृति, दैट इज। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो देखिए द डेल्टा एस, अब ये भी कुछ वैसा सही क्वेश्चन है। डेल्टा एस ऑफ द हाइड्रोजन क्लोरीन एंड HCl आर 13.22, 0.13.22, 0.19 किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। द टोटल चेंज, द टोटल चेंज इन स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन विल बी इज। तो सबका सेम जोड़ घटा करना है। हाँ भाई, कौन करके देगा मुझे फटाफट? जोड़ घटा है, जल्दी से बताइए। चलो मैं फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक है, एंट्रोपी डेल्टा। फिर भी मैं लिख देता हूँ, डेल्टा एस इक्वल क्या है? रिएक्शन है हाइड्रोजन क्लोरीन, ये तो रिएक्टेंट है ना। प्रोडक्ट क्या है? HCl। HCl की कितनी बता रखी है उसने? माइनस, माइनस नहीं सॉरी, 0.19। तो 0.19 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि वहां रिएक्शन में 2 से मल्टीपल है। और ये हो गया प्रोडक्ट, माइनस में रिएक्टेंट। रिएक्टेंट हाइड्रोजन और क्लोरीन है। हाइड्रोजन क्लोरीन की तो उतनी सेम टू सेम रहेगी, 0.13 और प्लस 0.22। टोटल रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी और टोटल प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की एंथैल्पी माइनस कर दीजिए, दैट विल बी द राइट आंसर। बताओ भाई क्या होगा सही आंसर? अभी तो सही आंसर बता दो। जोड़ घटा अब तो कर सकते हो बेटा। 30 ए इज द राइट आंसर। देखते हैं कितना आएगा। 13, 22 और 19 दूना 38, 3.2। और ये 3.2 में से, ठीक है, हाँ यही आने वाला है, ठीक है, यस। तो 3.30 आ रहा है ना? ठीक है भाई, यहाँ 30 आएगा, सीधी बात। चलिए आंसर देखते हैं।
0.03 आ रहा है, क्या गड़बड़ है? 0.03, मुझे भी लगा कि शायद इतना ही आएगा। सॉल्व करो दोबारा से। सर हाँ बेटा। सर वो किलो जूल में था, ये यहाँ पे जूल में दिया हुआ है। अच्छा ऐसा है, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो किलो Yes, जूल sir. में है, सभी किलो जूल है ना, सभी किलो जूल है। ठीक है, देखते हैं तो ये किलो जूल में कितना आएगा। आंसर में क्या दे रखा है इन्होंने, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट 2 से मल्टीप्लाई, ये तो हमने सही लगाया, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें तो अपनी। फिर ये 19 दूना 38 आ गया, 0.35 आ गया। ठीक है, तो रिएक्शन क्या आ गया, 0.03 किलो जूल से जूल बनाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है, 30 आएगा। यस राइट गाइज, दिस विल बी 30, इसका 30 जी आएगा। लेकिन ये वैसे आ रहा है 0.03 आ रहा है ना, तो इसको हम पहले 0.03 लगाएंगे और फिर डेल्टा एस इक्वल किलो जूल, तो ये आ जाएगा जूल में 0.03 मल्टीप्लाई में 1000 जूल। ठीक है, तो अभी ये सही हो जाएगा, डेल्टा एस इक्वल 30 जूल। यस गाइज, ओके। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंट्रोपी, एंट्रोपी चेंज ऑफ द फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, याद रखना। टेम्परेचर आपको पहले से पता है। फ्यूजन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड, कोई सॉलिड है, मेल्टिंग एट 27 डिग्री सेल्सियस पर कोई सॉलिड मेल्ट हो रहा है, तो उसका फ्यूजन ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी का फ्यूजन मैंने सिंपल फॉर्मूला लिखवाया था, क्या था? हाँ आकृति बेटा, सही आंसर, 30 जूल आएगा, 0.03 किलो जूल आएगा, वरना 30 जूल आएगा, आकृति बेटा। ठीक है, हाँ बेटा आगे बढ़ते हैं। हाँ हम क्या बात कर रहे थे, यस फ्यूजन, फ्यूजन की एंथैल्पी। तो फ्यूजन की एंथैल्पी क्या होती है, पता है किसी को? एंथैल्पी ओ एंट्रोपी चेंज, सॉरी एंट्रोपी चेंज ऑफ फ्यूजन, एफ, एफ यहाँ लगता है ना, क्या लगेगा, एफ इक्वल क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी डेल्टा एच क्यू वाला डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, डेल्टा क्यू पी है, ये प्रेशर कांस्टेंट वाली हीट, बार बार लिख रहा हूं, प्रेशर कांस्टेंट वाली हीट, पतीले वाली हीट जिसमें दो दो काम होते हैं। ठीक है, तो अब तो बता दो, फॉर्मूला लिख दिया मैंने। यस गाइज, फिल करो वैल्यू। सोल्व हुआ किसी का आंसर? कितना आएगा भाई, इसने बता रखा अब तो सब कुछ ही। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दे रखी है 2930 किलो जूल पर मोल, और 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस केल्विन में यूज होगा, बस ये याद रख लेना। टेम्परेचर विल बी यूज्ड इन केल्विन, बस। तो डेल्टा एफ एस इक्वल कितना आएगा भाई, 2930 डिवाइडेड बाय 300, 27 है ना, ये 27 इक्वल डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस इक्वल 300 केल्विन। ये तो पता होगा ना, 273 जुड़ जाएगा इसमें, सबको आता है ये तो। 10 से 10 कट गया, बस इतना ही कटेगा, और तो कुछ कटेगा ना, 3 से डिवाइड करके सीधा सीधा निकाल लो, कितना निकलेगा भाई। यहाँ जूल पर केल्विन पर मोल दे रखा, वहां भी जूल पर मोल दे रखा, गड़बड़ क्या है? किसने आंसर निकाला इसका? बी इज द राइट आंसर, नैना ने आंसर सॉल्व किया, बी। 19.73 किलो जूल, 19.73 जूल पर केल्विन पर मोल। लेट्स सी द आंसर, 19.77 आ रहा है। ठीक है, यही है, सही है बेटा, राइट, एकदम राइट। तो यहाँ पर अगर इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या इतना ही आएगा, क्या 19 ही आएगा? 3 से 293.30, 3 से 293 को डिवाइड करते हैं, तीन, ये कैसे 3 आ रहा है भाई, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? यस गाइज, नहीं कर रहा, तो 293 को 30 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 293 डिवाइडेड बाय 3, 97 पॉइंट समथिंग समथिंग आता है, 9.7 आएगा फिर। ठीक है, ए इज राइट आंसर, 9.7। ठीक है ठीक है, मैं सही कर रहा हूँ, मुझे वहम हो गया था।
3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 जा 27, ठीक है यही आएगा। तो 9.77 आने वाला है, ठीक है भाई, यस राइट आंसर। यस, अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हैज पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज। किसमें पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज किसमें हो रहा है? एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव कब होता है? जब एंट्रोपी सिस्टम की बढ़ती है। एंट्रोपी सिस्टम की कब बढ़ती है? सोचो, एजी, एक्वस, क्लोरीन, एक्वस, एक्वस से सॉलिड बन रहे हैं, एंट्रोपी कम हो रही है। पहला ऑप्शन गलत है। गैस से डबल गैस बन रहे हैं, अमोनिया और HCl दोनों गैस बन रहे हैं, एंट्रोपी बढ़ रही है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन, अमोनिया गैस था, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस बन रहे हैं, यहां भी एंट्रोपी बढ़ रही है। तो थर्ड इज द राइट ऑप्शन, सेकंड और थर्ड में एंट्रोपी बढ़ रही है। ये समझ में आ गया सबको व्हाट आई एम सेइंग? यस, थ्री इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड में एंट्रोपी बढ़ रही है, क्योंकि ये भी गैस है, ये भी गैस है। ये गैस था बट अब गैस के 2 टुकड़े हो गए तो एंट्रोपी बढ़ गई। ये गैस था, यहाँ भी 2 टुकड़े हो रहे हैं, यहाँ भी एंट्रोपी बढ़ रही है। तो सीधी सी बात है, इन दोनों केसेस में एंट्रोपी बढ़ रही है। तो बी और सी यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, दैट्स इट। तो इसने बोला आंसर इज सी। सी नहीं है, वो थर्ड है, थर्ड, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। यहाँ इसने बताया प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। क्या ऐसा कर सकते हैं हम, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट? ये भी कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है, एंट्रोपी बढ़ेगी। यहाँ पर भी ये बन रहा है 1 मोल, ये बन रहा है 1 मोल, ये हो गया 2 मोल। डेल्टा एन की वैल्यू निकालो। डेल्टा एन फॉर फर्स्ट ऑप्शन क्या आएगा? सारे सॉलिड एक्वस है, सॉलिड बन रहा है, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। डेल्टा एन फॉर सेकेंड ऑप्शन निकालिए, कितना आएगा सेकेंड ऑप्शन में? 2 मोल है, गैस के 2 मोल है ना, 1 NH3 1 Cl, तो 2 मोल माइनस 1 मोल NH4Cl गैस था, 1 आ गया। थर्ड ऑप्शन में निकालो जरा, एन की वैल्यू कितना हो रहा है? 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, 4 मोल माइनस 2 मोल इक्वल 2 मोल आ रहा है। तो सेकंड और थर्ड में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं, गैसियस प्रोडक्ट के पॉजिटिव आ रहा है, तो यानी एंट्रोपी बढ़ेगी, हैज पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज, ठीक है। तो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज। यस गाइस, एनीवन हैव एनी डाउट? ये ऐसे करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, यूजिंग द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ द एंथैल्पी डिटरमाइन इफ द रिएक्शन वुड बी स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, ये वैल्यू यूज करके आपको बताना है एंथैल्पी स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। सिस्टम की और सराउंडिंग की, दोनों की एंथैल्पी दे रखी है। क्या होता है भाई एंथैल्पी, एंट्रोपी सॉरी, एंट्रोपी, सिस्टम एंड सराउंडिंग दोनों। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या होता है? एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। यस गाइस, ये वाला फॉर्मूला याद है किसी को? सिंपल सा फॉर्मूला है, तो निकालो जरा, इससे क्या होगा सिस्टम और सराउंडिंग की, जल्दी से आंसर बताइए। हाँ बेटा, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों पॉजिटिव हैं, 80 आएगी एक की वैल्यू, और एक की वैल्यू कितनी आ रही है? सिस्टम और सराउंडिंग 80 एंड 25, ठीक है। तो एक की वैल्यू आती है, यहाँ पर आएगा 30 प्लस 50 इक्वल आ गया 80, और दूसरा सेकंड वाले की अगर वैल्यू देखें तो वो कितनी है? 60 माइनस 85 इक्वल आएगा 25 माइनस का। तो एंट्रोपी किसकी ज्यादा हो रही है? यूजिंग द वैल्यूज डिटरमाइन द रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, मुझे ये बताइए। एंट्रोपी जिसकी बढ़ती है उसकी वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। देन आंसर विल बी 1 और 2। सर फर्स्ट वाला। यस यस यस, 1 विल बी राइट आंसर, तो यानी ये वाला सही आंसर है, दैट्स इट, ठीक है। By adding the both the change of the entropy change will be the surrounding it, total entropy will be positive, then the reaction will be spontaneous. Total entropy अगर positive है तो reaction spontaneous है, ये हम बात कर चुके हैं। So reaction will be first case will be the right answer. Yes guys, समझ में आ गया बेटा सबको? ठीक है। यस सर। तो अभी हमने इस पूरे सेशन में क्या सीखा, अब मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ, ध्यान देना,
ठीक है, ताकि ओवरडोज ना हो जाए कोई भी चीज। पहले स्लाइड में क्या सीखा, सराउंडिंग एडियाबेटिक वर्क डन के अंदर अगर रिवर्सिबल है तो जीरो एंट्रोपी चेंज, अगर इरिवर्सिबल है तो पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज, या नेगेटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एंट्रोपी चेंज होगा। ठीक है, एंट्रोपी चेंज विल बी। क्यों होगा, क्योंकि भाई वो एडियाबेटिक भले ही है, लेकिन रिवर्सिबल के अंदर क्या होता है, इरिवर्सिबल में क्या होता है कि वैक्यूम में अगर हम कोई वो करवा रहे हैं, एंट्रोपी क्या होती है, मोलिक्यूल्स की रैंडमनेस बढ़ना एंट्रोपी होती है, या मिक्सिंग भी एंट्रोपी होती है। तो एंट्रोपी का मतलब सिर्फ ये नहीं तो कि सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने से होगी, बट रिवर्सिबल के केस में वही होगा, इरिवर्सिबल में ऐसा नहीं है। ठीक है, दैट इज वाई। तो ये दो बातें आपको याद रखना, इरिवर्सिबल में एंट्रोपी चेंज होता है, जीरो नहीं होता, वो जीरो से कम या ज्यादा हो सकता है, रिवर्सिबल में जीरो होता है, बस इतना याद रखना। एडियाबेटिक में याद रखना, एडियाबेटिक में। नेक्स्ट वाले में ये फॉर्मूले याद करने थे, इस पे हमने काफी सारा मत्था मारा। ठीक है, डेल्टा एन सीवीडीटी और डेल्टा एच इक्वल सीपी, वो जो भी है सीपी सीवी, ठीक है, वो सब आपको अब ये याद करने हैं नेक्स्ट लेक्चर। और ये वाला पेज भी, ये दो ही पेज इस लेक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट पेज है, बाकी सब तो हमने प्रैक्टिस ही की है, सोच लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज ऑफ द लेक्चर ये दो है। यस बेटा, सबको समझ में आ गया ना बेटा? आगे बढ़ते हैं। फिर ये क्वेश्चन थे सारे, आगे सिर्फ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था, फिर उसके बाद एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइड बाय टी। ठीक है, वेपोराइजेशन एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइड बाय टी। ठीक है, उसके बाद सारे क्वेश्चन है, नथिंग स्पेशल। यस गाइस, तो पूरे लेक्चर में सिर्फ दो ही स्लाइड है इंपॉर्टेंट, और सेकंड वाली स्लाइड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइस। अभी बेटा मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, आप लोग अपने डाउट बताइएगा अब, ठीक है।